तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में जो बेटा हमारा चल रहा था, क्या चल रहा था? थर्मोडायनामिक्स। उसका कोई होमवर्क के लिए हमने दिया था कुछ क्वेश्चन दिए थे ना, किए आप लोगों ने? हैं? नहीं दिए किसी ने? ठीक है बेटा, आज इतने दिनों के बाद में छुट्टियां पड़ गई थी, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। बाकी का जो है वो बीच में कर दिया जाएगा, ठीक है। आज जो हमारा रहेगा चैप्टर सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। अब इसमें बताएं बेटा कि सॉल्यूशन क्या होता है। हाँ बताएं। अब वो पदार्थ हमारे कैसे होते हैं? समांगी। हाँ, दो या दो से अधिक जो भी बनते हैं मिश्रण, ठीक है। समांगी मिश्रण के बनने से जो पदार्थ मतलब विलयन बनता है वो हमारा विलयन होता है, जो पदार्थ मिक्स होकर जो भी बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो बेटा, ये है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बनने वाले दो पदार्थ यानी कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्वेंट को बेटा हम कहते हैं विलायक और इसको कहते हैं विलेय। किसी भी सॉल्यूशन में दो पदार्थ होते हैं हमारे, एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है, ठीक है। इनमें इनकी मात्रा के आधार पर, ठीक है, इनकी जो कंसंट्रेशन टर्म है उनको ज्ञात किया जाता है। इसमें विलायक में विलेय पदार्थ घुल जाता है। विलायक जो होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, विलेय पदार्थ की कम होती है, यानी कि तो विलेय पदार्थ विलायक में घुलकर एक समान मिश्रण बना देते हैं। समान का मतलब कुछ नहीं दिखेगा, जो ऊपर का होगा या नीचे का होगा। जैसे कि सपोज करो, ठीक है, अब ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसमें हमने वाटर प्लस कोई भी लिक्विड मान लो आप, ठीक है, चीनी डालोगे, शुगर, ग्लूकोज, क्यों शरबत बनाओगे, तो इसमें जो है जो ऊपर होगा विजिबल या मात्रा में, ठीक है, विजिबल या क्वांटिटी में जिसकी मात्रा ऊपर होगी वही इसकी नीचे होगी। अगर इसकी भी क्वांटिटी ए है तो इसकी भी ए होगी। कहने का मतलब बेटा सॉल्यूशन में ये होता है कि विलेय पदार्थ इस तरीके से विलायक में घुल जाता है कि पूरा अगर हम ऊपर से देखेंगे या नीचे से देखेंगे तो सब जगह उसका जो है समान होगा मिश्रण। इसमें यहाँ पर ये नहीं होगा कि अगर हम नीचे देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसमें कि वाटर जो है, ठीक है, और जो शुगर का जो मिक्सर है, ठीक है, इसमें जो भी क्वांटिटी आ रही है वो इक्वल आएगी। अगर हम ऊपर देखेंगे तो ऊपर भी हमारी इक्वल होगी, मतलब, ठीक है, कोई अंतर नहीं होगा। अगर उसमें अगर सैंड डाल देते हैं, इसमें पानी में अगर मिट्टी डालोगे तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है ना, तो वो एक प्रकार का विलयन नहीं माना जाएगा, ठीक है, विषमांगी हो जाएगा वो। समांगी मिश्रण जो समांगी पदार्थों से मिलकर बना जो मिश्रण होता है वो हमारा विलेय होता है।
अब हम यहाँ पर कंसंट्रेटेड टर्म में अगर हम देखेंगे बेटा कि हम जब कंसंट्रेटेड टर्म में तो इसे ए मान लेंगे और इसे बी मान लेंगे, ठीक है। आगे चल के जो आपके जितने भी सवाल आएंगे तो उसमें आता है, जैसे कि मान लो आपका आया, हमने यहाँ पर कह दिया ए सॉल्वेंट है, हाँ यस आ जाइए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट का वहां पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर चीनी दिया था यहाँ पर, ठीक है, ऐसे कुछ। तो यहाँ पर हम कोई सा भी अगर मॉलिक्यूलर मास को बेटा हम यहाँ पे W से व्यक्त करेंगे, ठीक है। अब सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम B लिख लेंगे, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ऐसे करें कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो हम WA से व्यक्त करेंगे। यहीं पर अगर वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम A या B इसको निर्धारित कर देंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद में अगर जर्नल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट जो है वे किस प्रकार का सिस्टम है, पता है बेटा। सॉल्यूशन एक सिंगल फेज सिस्टम है, सॉल्यूशन हमारा क्या है, एक सिंगल फेज सिस्टम है, ठीक है। इसमें जो सॉल्यूट के मात्रा जो होती है वो सॉल्यूट या सॉल्वेंट सब सिंगल फेज सिस्टम, जब वो मिश्रण बन जाता है तो उसमें सभी क्या होते हैं, एक समान होते हैं, इसलिए इसे सिंगल फेज सिस्टम कहा गया है, ठीक है। दूसरी अगर जनरल प्रॉपर्टीज की बात करें तो द साइज ऑफ सॉल्यूट इन सभी में the size of solution in range 10 की पावर -7 से बेटा 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज में पूछ लिया बेटा, पूछ के जाना। अगर हम जनरल प्रॉपर्टीज में देखें कि सॉल्यूट जो होता है हमारा विलेय होता है, उसकी प्रॉपर्टीज के अंतर्गत जो साइज का रेंज होता है वो कितना होता है बेटा, 10 की पावर -7 से 10 की पावर -8 होता है। सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि आप विलियम के विलेय की जो साइज होता है उसका रेंज कितना होता है, और नीचे ऑप्शन होंगे 4, तो सीधा ऑप्शन यही रहता है, ठीक है। सिंगल फेज सिस्टम होता है, साइज इसका इतना होता है। तीसरा पॉइंट इसका आएगा कि इसको हम सेपरेट कर सकते हैं बेटा, बताओ किसी भी फिजिकल मेथड से। इन सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट को फिजिकल मेथड के द्वारा क्या आप अलग कर सकते हो, कैसे? क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन कौन सी प्रक्रिया है, फिजिकल। तो कंसंट्रेटेड बेटा आ तो गई केमिकल प्रोसेस। वाई फिजिकल मेथड के द्वारा सॉल्वेंट और सॉल्यूट को आप अलग नहीं कर सकते, उसके लिए केमिकल प्रोसेस को ही एप्लीकेबल करना पड़ेगा। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज है। बाकी आपके कंसंट्रेटेड टर्म में तो बहुत सारे आ जाएंगे, यहाँ पर हम केवल फिजिकल मेथड के द्वारा की बात कर रहे हैं, ठीक है। गए थे सभी लोग हैं? यस सर। गर्मी बहुत पड़ रही है बेटे, पानी की बोतल लाया करो आजकल। तीसरी प्रॉपर्टी बेटा ये रहेगी कि कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन
जो है आपके सॉल्वेंट द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन कौन कौन से हैं? सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट कैन नॉट इजीली सेपरेटेड। जी हाँ, मतलब यहाँ से इतने तक, ठीक है। कैन नॉट इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। मतलब फिजिकल मेथड के द्वारा सॉल्यूशन से सॉल्वेंट और सॉल्यूट को हम मतलब इजीली से सेपरेट नहीं कर सकते, उसके लिए हम बहुत तिकलमबाजी करनी पड़ेगी, ठीक है। चौथा पॉइंट रहेगा कि आपकी जितनी भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन सच एज, जैसे कि आपकी डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, and freezing point, it is changed with the composition of solution। ये चार इसकी बेसिक और इम्पोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टीज हैं। इसमें बेटा ये बोला गया है कि सॉल्यूशन के जो कंपोजिशन है, मतलब जिन जिन पार्टों से सॉल्यूशन हमारा बना है, ठीक है, तो उसके अगर उसकी मात्रा में चेंज हो रहा है तब आपकी जो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज डेंसिटी है या विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, आदि इस प्रकार की जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अगर सॉल्यूशन के कंपोनेंट में चेंज है, मान लो मात्रा का थोड़ा हेरफेर हो रहा है, तो उसकी जो पूरे सॉल्यूशन का जो है उसकी भी क्वांटिटी में चेंज होगा। तो वही बात यहाँ पर कही गई, ठीक है। अगर आप 200 ml लेते हैं, 200 ml में 50 ml सॉल्यूट लेते हैं, 150 ml सॉल्वेंट लेते हैं, फिर इनकी मात्रा में थोड़ा चेंज करते हैं तो सॉल्यूशन में तो चेंज हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर कही गई, ठीक है। ये चारों पॉइंट्स को जल्दी से नोट डाउन करिए। ये जो प्रॉपर्टीज है बेटा सीधे सीधे आपके थ्योरेटिकल द्वारा जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, तो उसमें सीधे सीधे ये प्रॉपर्टी आ जाती है। आपका वैसे टेस्ट होता है 31 को, पोस्टपोन हो गया है, अब देखो कब होता है। तैयारी हो गई? छुट्टी तो मिल गई नहीं तो बेटा अच्छे से तैयारी कर ली होगी सभी लोगों ने। चैप्टर वैसे देखो बेटा थर्मोडायनामिक्स भी रखते हैं, लेकिन उसकी क्लास नहीं हो पाई तो उसको छोड़ के बाकी वाली हैं। हमने शायद ग्रुप में बताया नहीं था, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है और थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट वाला रहेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, 3 चैप्टर्स, ठीक है। चैप्टर के नाम हम बोलते रहे बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर दूसरा और केमिकल बॉन्डिंग, ये 3 चैप्टर से पूरे क्वेश्चन होंगे सर आपके, ठीक है। अच्छे से तैयारी करिएगा सभी लोग।
मार्क्स आए। इसके बाद बेटा सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं बताएगा भाई? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। वैसे तो देखो बेटा सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो अलग अलग बेस के पर अलग अलग प्रकार का होता है। जनरली जब हम अगर वैसे पूछेंगे या कहेंगे तो आपका सॉल्यूशन सॉलिड वाला हो जाता है, सॉलिड, और एक आपका लिक्विड वाला, ठीक है, और एक आपका गैस वाला। अब इन तीनों सॉल्यूशन के भी एक अलग अलग पार्ट है, सॉलिड बाई गैस, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड गैस सॉल्यूशन है। अब ऐसे हम और अगर केवल डिवाइड करते हैं कि पार्ट्स अगर बताते हैं टाइप, तो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन इन प्रैक्टिकली फॉर्म में देते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये सब सॉल्यूशन के टाइप्स हैं। और इन सब का जी वैल्यू जो है वो अलग अलग बेस पर, जहाँ पर इनकी वैल्यू जैसे प्रैक्टिकल में हम लोग डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, सैचुरेटेड इनका प्रयोग करते हैं। बस सब एज अ थ्योरेटिकल की बात करेंगे तो आपका सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, ठीक है, सॉलिड गैस। अच्छा कोई बताएगा सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का कोई एग्जाम्पल बताओ? तो बेटा आपके सॉल्यूशन पहले नंबर पे अगर हम बात करें आपका सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन है, जैसे कि हमारा पता है कि बेसिक की सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन हमारा क्या है कि जिसमें सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट होगा, वही तो सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब इसमें भी जो ये सॉलिड सॉल्यूशन है तो इसमें भी आपका एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा। देन अब इसका यहाँ पर एग्जाम्पल कर देते हैं, ऊपर हो गया दादा। अब हम लोगों को ये पता है कि जो सॉल्यूट होता है मतलब विलेय जो होता है वो किस में डिसॉल्व होता है? सॉल्वेंट में। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर सॉलिड की, तो अब ये बताओ अगर हम सॉलिड ये लेते हैं और ये भी सॉलिड लेते हैं तो कौन सा ऐसा सॉल्यूशन का एग्जाम्पल बनेगा? मात्रा भी हमारी सही रहे, ठीक है। कॉपर एंड जिंक बन के क्या बनाते हैं? सोना है, जो यहाँ पर गर्ल्स पहनी भी होंगी, होता है, दोनों सॉलिड होते हैं, कॉपर प्लस जिंक का है। ऐसे ही कोई एक और एग्जांपल, एल्युमिनियम, और जो आपका ये भी तो है लगभग जो आपका ग्रिल व्रिल बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है। अब बेटा ये बताओ जैसे सॉलिड ये हमारा सॉल्वेंट है, इसमें हम कोई लिक्विड अगर डालेंगे जो डिसॉल्व हो जाए सॉलिड में, ऐसा कोई एग्जांपल बताओ? हाँ, सोडियम में पारा। पारा हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, पता है सबको है। सोडियम और पारा मतलब सोडियम पारा डिसॉल्व इन सोडियम, मरकरी पारा को ही बोलते हैं, है। फार्मूला क्या होता है? Hg, यानी कि मरकरी जो हो गया और सोडियम,
अगर इन फॉर्म में वैसे लिखेंगे एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी का ही होगा। क्या है बेटा, देखो बताओ। अमलगम बनता है। इस जो सोडियम और आपका मरकरी है, ठीक है, जब हम अमलगम बनाते हैं तो इन्हीं को ही मिक्स करते हैं। अमलगम मतलब अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, ये आपका। अब अगर बेटा हम लेते हैं सॉलिड सॉल्वेंट और सॉल्यूट हमारा रहेगा गैस फॉर्म में। पूजा पाठ तो सभी लोग करते हैं, उसी से ही संबंधित है या नहीं, बताओ। अरे वो तो दूसरा एग्जाम्पल आ जाएगा। पैलेडियम होता है, पैलेडियम में हाइड्रोजन मिक्स हो जाता है, जबकि हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है। ऐसे ही टाइटेनियम होता है, टाइटेनियम उसमें नाइट्रोजन मिक्स हो जाता है। तो आप लिखोगे सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ठीक है, PALLADIUM। दूसरा एग्जाम्पल अगर इसका लिखोगे तो सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन इन टाइटेनियम। ये वैसे कहते नहीं है, क्या कहते हैं हम इनको, एक प्रकार से मिश्र धातुएं बोलते हैं, मिश्र धातुएं। और आप लोगों ने देखा होगा मिश्र धातुओं से संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई थ्योरी नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे ऑप्शन होता है कि ये मिश्र धातु किन किन चीजों से मिलकर बनी है। से ब्रॉन्ज, उसमें ऑप्शन आ जाएगा कॉपर जिंक, कॉपर आयरन, मतलब इस तरीके से 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको सीधा बताना है ऑप्शन, इसमें कोई आपको उधर का नहीं देखना है, इधर का नहीं देखना है, जिस चीज से मिलता है डायरेक्ट। प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन आपके कंपटीशन में मोस्टली बनते हैं, एज अ डेफिनेशन, ठीक है, या यूनिट, इनसे बहुत कम बनती है। पहले देखो सबको, अगर फिजिक्स में जब यूनिट की बात करते हैं तो दाब की, आयतन की, त्वरण की, ये डेफिनेशन सबकी यूनिट से सबकी रटी हुई होती है एक प्रकार से। लेकिन क्वेश्चन फिर वो पूछता है अंदर से, मोलर हीट की यूनिट्स क्या होगी, इस तरीके से पूछता है। स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन पूछने लगता है, तो अंदर की चीजें पूछता है। क्योंकि कंपटीशन का दौर इस समय बहुत बढ़ गया है, तो नॉर्मल चीजें नहीं पूछता है। इसी प्रकार बेटा हमारा आता है लिक्विड। लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन में भी देखो एक सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है। अगर हम यहाँ सॉल्वेंट लिक्विड लेते हैं, तीनों में लिक्विड ही रहेगा। इसके भी 3 एग्जाम्पल बताएंगे आपको। लिक्विड में अगर कोई सॉलिड डिसॉल्व करेंगे तब बेटा हमारा क्या रहेगा, एग्जाम्पल क्या रहेगा, जल और चीनी, और दूसरा जल और नमक, जले पे नमक छिड़कना, ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर। सेम फिर आपका हो जाएगा सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर। अगर हम लिक्विड ही लेते हैं तो बेटा क्या रहेगा, मतलब लिक्विड सॉल्वेंट भी रहे हमारा विलायक, और घुलने वाली चीज भी लिक्विड हो, तब क्या रहेगा। अगर हमारा लिक्विड विलायक भी है
और विलेय भी लिक्विड हो, द्रव हो, अल्कोहल और जल। सिंपल सा उदाहरण है। अल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर। और कोई दूसरा एग्जाम्पल, लिक्विड सॉलिड हो गया, अगर हम यहाँ पर गैस कर दें तब क्या रहेगा? पीछे बेटा, इधर गर्ल्स बताओ आप लोग, लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करेंगे तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है और वो विलियन बने? वाटर में ही कोई सी चीज बोल दो, ऑक्सीजन हो जाती है, H2O, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन। और एग्जाम्पल कोई सा? बताओ दूसरा एग्जाम्पल। तो बियर पीने वाले साथ में लेते हैं सोडा वाटर, एमोनिएटेड वाटर भी होता है। एमोनिएटेड वाटर भी बोलते हैं। नोट करिए बेटा, फिर आपका गैस वाला रहेगा। हो गया बेटा। तीसरा आपका गैस सॉल्यूशन, जिसमें आपके सॉल्वेंट पूरे गैस रहेगा। हो गया बेटा। रहेगा क्या? बात करते हैं बेटा गैस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन में जो भी है हमारा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो गैस ही रहेगा तीनों में। अगर हम गैस को गैस में गैस
डिसॉल्व करेंगे तो उसका कौन सा एग्जाम्पल होगा बेटा? गैस में गैस, एयर एग्जाम्पल हो गया सीधा सा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मतलब जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है हम एग्जाम्पल में उसको ले लेते हैं। सीधे सी अगर आप एयर ले लेंगे तो भी आपका आंसर सही है, ठीक है। अब वहां पर अगर एयर ना आया हो ऑप्शन में तब आप क्या लिखोगे? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन एयर, ठीक है। अगर इसको ठीक है बेटे, गैस और लिक्विड का गैस में लिक्विड हमारा हो जाए सोडा, क्लोरोफॉर्म नहीं है नाइट्रोजन गैस में, और वाटर वेपर वो तो उसमें आएगा ना, फॉग टाइप में, ठीक है। फिर मतलब आप उसको फॉग ही नहीं है ये कह सकते कोई। ये देखो गैस और लिक्विड, गैस में हम लिक्विड को डिसॉल्व करेंगे। लिक्विड हमारा क्या होता है? क्लोरोफॉर्म क्या है हमारा बेटा बताओ? क्लोरोफॉर्म हमारा एक लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये नाइट्रोजन गैस में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक, क्लोरोफॉर्म। दूसरा एग्जांपल आप मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर इन एयर, ये भी ले सकते हो। मिक्सचर ऑफ वाटर वेपर इन एयर, यही तो पूरा है। हाँ मैं यही कह रहा था। ठीक है, यही कह रहे थे। हाँ, जलवाष्प है, जलवाष्प आसान भाषा में हम आपको बता रहे हैं। गैस में कोई सॉलिड डिसॉल्व हो जाए, यस, मिक्सचर ऑफ आयोडीन इन एयर, कपूर, कैम्फर बोलते हैं इसे, इन एयर, नाइट्रोजन गैस डायरेक्ट। जब कपूर को आप जलाते हो तो उसकी जो एक स्मेल आती है वो नाइट्रोजन गैस की तरह आती है, उसमें नाइट्रोजन गैस का अंश होता है। एकदम सॉलिड नहीं बना सकते किसी चीज को, तो उसके लिए उसमें कोई सी भी केमिकल चीज मिलाई जाती है, तो उसके लिए तो कंपेयर इन नाइट्रोजन गैस। और एक आपका होता है फॉग, जो आपका धुआं जो होता है वो। इसके बाद में देखो बेटा आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो आपकी लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन सॉल्वेंट। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है, तो वो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आप लोगों ने प्रैक्टिकल में आपने नाम सुना ही होगा
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है बेटा बताओ? डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है, इसे इस तरीके से समझ लो, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों मिलाकर ही विलेन बनता है हमारा। तो सॉल्यूट की मात्रा होती है लेस मतलब कम, और सॉल्वेंट की मात्रा होती है ज्यादा, ठीक है। इसमें सॉल्वेंट की मात्रा सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे कंसंट्रेट मतलब तुरंत क्रिया करने लगता है। हमें जब प्रैक्टिकल वर्क में अगर हमें जो भी प्रैक्टिकल करना है धीरे धीरे करना है, मतलब रिजल्ट थोड़ा आराम से मतलब लेना है, तो उसके लिए डाइल्यूट का प्रयोग करते हैं। और जब क्रिया को बहुत तेजी करना है तब हम कंसंट्रेट का प्रयोग करते हैं। एक सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड होता है बेटा क्या होगा? हाँ इसमें तो लिख लो, वो तो इसमें देखो मोर और लेस है, इसमें लेस है मोर हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। एक आता है आपका सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब ये है कि ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि सबसे ज्यादा हो जाए बेटा, मतलब कुछ ज्यादा, इससे तो बहुत ज्यादा होगी क्वांटिटी डाइल्यूट वाले सॉल्यूशन से सॉल्यूट की, मतलब इतनी ज्यादा क्वांटिटी, मतलब मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन वाटर, मतलब ज्यादा फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि अगर हम 200 ग्राम ले रहे हैं तो 200 ग्राम में 150 सॉल्यूट कर लें, वो कर लें, तो ये नहीं होगा, मतलब ज्यादा होगी, ठीक है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन की एक कंडीशन है कि इसमें टेम्परेचर फिक्स होता है, इसमें टेम्परेचर फिक्स होता है। एक टेम्परेचर मान लो हमने दिया है कि हमें टेम्परेचर देना है, और फिक्स टेम्परेचर पर जितने भी सॉल्यूट मिक्स हो जाए ज्यादा से ज्यादा एक निश्चित टेम्परेचर पर, तो जो हमारा आपका सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। एक निश्चित ताप पर विलेय की जितनी भी मात्रा डिसॉल्व होती है, और डिसॉल्व होने के बाद में जो सॉल्यूशन आता है हमारा, वो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। इसको इस तरीके से अगर लिखेंगे तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट the maximum amount of solute that can dissolve in 100 gram of solvent हमने सॉल्वेंट की एक निश्चित मात्रा ले ली at a certain temperature, एक निश्चित मात्रा सॉल्वेंट की ले ली, और उस निश्चित मात्रा पर धीरे टेम्परेचर हमने कर दिया। उस टेम्परेचर पर हम ये देख रहे हैं कि हमारा सॉल्यूट जो है वो कितना डिसॉल्व होता है। जब पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा नीचे से ऊपर तक, आपने KMNO खोल के तो देखा है प्रैक्टिकल में, सब वायलेट हो जाता है कलर, बूंद बूंद करके डालते रहते हैं। जब देखते हैं कि पूरा वायलेट हो गया, बैगनी कलर का कलर जब आ जाता है, तब हम जो कंसंट्रेटेड वैल्यू जो होती है मिनट में या उसमें टाइम, ठीक है, तो वो नोट कर लेते हैं। सेम कंडीशन इसमें वही है कि हमने एक वैल्यू ले ली, 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लिया, उसमें हम वाटर ले लेते हैं,
ठीक है, फिर KMnO4 डालते हैं बूंद बाई बूंद, और टेम्परेचर को और टाइमिंग हम नोट करते रहते हैं कि कितना डिजॉल्व हो गया। बाद में मेजर कर लेते हैं कि कितना हमारा सॉल्यूट जो है वो KMnO4 कितना डिजॉल्व हुआ है। तो वही कंडीशन है बिल्कुल कि एक निश्चित टेम्परेचर हो गया और निश्चित हमारा वॉल्यूम हो गया सॉल्वेंट का, और उसमें कितने सॉल्यूट डिजॉल्व हो रहे हैं, तब बनने वाला जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो सैचुरेटेड होगा। ये कंडीशन। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं कंसंट्रेटेड टर्म की। पहले इसे नोट कर लो कि बिलियन से जो सॉल्यूशन है, इसमें आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों के कंसंट्रेशन जो टर्म है इनको एक्सप्रेस करते हैं, जिससे आपका निकलेगा ppm, ppb, मोलरिटी, मास परसेंट, मास वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक है, परसेंट, मास, वेट बाई वेट, ये सब आपकी कंसंट्रेटेड वैल्यूज हैं। इनको करेंगे, इसे जल्दी से नोट करिए। जिससे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। आंकिक प्रश्नों को, न्यूमेरिकल्स को विशेषकर ध्यान रखना कि तीनों चैप्टर्स में है लगे हुए। आपका टेस्ट पेपर आंकिक प्रश्न बेटा, न्यूमेरिकल। हाँ, दोनों हो गया। अब बात करते हैं बेटा एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन टर्म। जो सांद्रता के जो आपके कंसंट्रेटेड टर्म है उनको एक्सप्रेस करने के लिए इनका, इसको समझने से पहले बेटा आप सिंबल को नोट ध्यान में रखेंगे कि किसको हम कौन सा सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसे कि अभी हमने सबसे पहले आपको बताया था A, देन B, M, W, V, X, यहाँ इसको काई बोलते हैं ना, मोल फ्रैक्शन। रिप्रेजेंट मोल फ्रैक्शन को किससे करते हैं? बताओ। एन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। और एक्स मोल फ्रैक्शन, मोल प्रवाह। ठीक है, मोल फ्रैक्शन को वैसे काई से दर्शाते हैं, मतलब एक्स टाइप का होता है इस तरीके से। CHI, ठीक है ये। लेकिन इसको समझने के लिए बार बार बनाओगे तो एक्स से भी है, एक्स से भी कर देते हैं ना, एक्स की तरह लगता है तो एक्स में दर्शा देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होता है मोल फ्रैक्शन। V मतलब वॉल्यूम, W इक्वल टू वेट या मास, क्योंकि
मास भी बाहर में दिया हुआ होगा, वेट भी बाहर होता है, अगर द्रव्यमान लिखा हुआ है तब भी हम W से करेंगे इंडिकेट, वेट होगा तब भी हम W से इंडिकेट करेंगे। M मींस मोलरिटी नहीं, मोलर मास आएगा बेटा, या मॉलिक्यूलर वेट कह सकते हो। मतलब ये टर्म जो है उसमें यूज होंगे, मोलरिटी में तो ये सब आएगा ना, मोलरिटी तो कंसंट्रेटेड टर्म है, उसमें ये सब यूज होने वाले हैं। जब हम बात करेंगे एक ही, हमने आपको बताया था जैसे कि ये सॉल्वेंट को बताया था और ये सॉल्यूट को। अगर हम इसको इस तरीके से समझो, अगर हम यहाँ पर कहें कि Ma और Mb, तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। जैसे हम अगर N2 करते हैं तो यही तो होता है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट, उसी प्रकार हमने यहाँ Ma आया है, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट V है, तो आपका मॉलिक्यूलर वेट और सेम कंडीशन इसमें जितने भी आपके आएंगे WA, WB, VA, VB, ठीक है, और आपका XA भी आ सकता है और NA भी हो सकता है, NB भी हो सकता है। जब नंबर ऑफ मोल्स आप निकालते हो तो क्या निकालते हो, दिया गया बाहर होता है, फिर टोटल, तो जिसका निकालते हैं तो उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। अब यहाँ पर A भी दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, तो इसी तरीके से इनको डिवाइड किया गया। जब हम बिलियन की बात करते हैं, बिलियन में सिर्फ दो चीजें होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो इसलिए यहाँ पर केवल दो को ही डिवाइड एक्सप्रेस किया गया है। आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे वहां पर यही तो होगा, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन या सॉल्यूट, कि जैसे कि 5% सॉल्यूट 5 ग्राम इन H2SO4 डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करोगे तो सॉल्यूट को मान लोगे आप भी, सॉल्वेंट को एक, इस तरीके से निकालना, ठीक है। इसका आपका आ जाएगा वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट, इस तरीके से बेटा लिख लोगे, जल्दी से नोट करिए। फिर पहले आपकी कंसंट्रेटेड टर्म आएगी मास परसेंटेज, वेट बाई वेट, वो मास परसेंटेज अलग था जो आपने पहले पढ़ लिया था। आगे जो आपके जो भी सवाल आएंगे तो उसमें हम इन वैल्यूज का यूज करेंगे।
हो गया का? इधर बेटा फर्स्ट रो टेक्निकल जाओ, तुम थोड़ा टेक्निकल हो जाओ। इसे लिख लो, इसके बाद में आप एक को कर लो, फिर आप कर लोगे उसी बेस पे, ठीक है? कि बी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स को। जब आप स्टेट ऑफ मैटर वाला सॉल्यूशन मतलब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मोल फ्रैक्शन को काई से रिप्रेजेंट करते हुए पाएंगे, ठीक है? जब आप सॉल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन को आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हुए पाएंगे, ठीक है? पहली क्वेश्चन प्रेजेंट करूं बेटा है हमारी मास परसेंट वेट बाई वेट। मतलब हमारा सॉल्वेंट भी वेट में होगा, सॉल्वेंट का भी भार लेना है और सॉल्यूट का भी भार लेना है, उससे संबंधित परसेंट निकालना है। क्योंकि विलयन की बात हो रही है, विलयन में दो ही चीजें हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है? तो यहाँ पर हम परसेंटेज, इसका फार्मूला आपका वेट बाई वेट का होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 से, जिससे परसेंट निकल आएगा, ये रहेगा। और वैल्यू किस में रहेगी? ग्राम में रहेगी। इसकी भी ग्राम में वैल्यू रहेगी और इसकी भी वैल्यू ग्राम में रहेगी, ठीक है? अब जैसे कि इसी को अगर हम देखें कि अगर हम बात करें मास परसेंटेज ऑफ एक्स, हमने कोई वैल्यू नहीं ली, ठीक है? हमें मास परसेंट ऑफ एक्स निकालना है, तो फार्मूला क्या होगा? वेट ऑफ एक्स और वेट ऑफ सॉल्यूशन, जितना भी होगा यही तो होगा, ठीक है? और मल्टीप्लाई 100, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका x ग्राम, क्योंकि ग्राम में है, x ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, x ग्राम सॉल्यूट, क्योंकि इसे हम सॉल्यूट मानते हैं, ये है x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसको ऐसे समझो जैसे कि 20% ऑफ H2SO4, 20% वेट बाई वेट H2SO4। परसेंट का मतलब 100 होता है, 100 में से H2SO4 की मात्रा 20 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 20 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम के सॉल्यूशन में H2SO4 की मात्रा 20 ग्राम है, तभी तो उसका 20% हुआ। यही तो होता है, परसेंट निकालने के लिए 100 होता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, लेकिन 100 से होगा, ठीक है? ये रहेगा आपका मास परसेंट वेट बाई वेट। देन इसी के बाद सेकंड आएगा मास परसेंट वेट बाई वेट और वेट बाई वैल्यू।
पहले वॉल्यूम परसेंट पढ़ लो। वॉल्यूम परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, जिस तरीके से इसमें वेट बाई वेट लिया गया था इसी प्रकार इसमें वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लिया जाए। बड़ा सवाल नहीं है बेटा। परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम वेट ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये ml में है और ये भी ml में है, मल्टीप्लाई 100, ये रहेगा बेटा। ठीक है, इनको नोट करो। सेम कंडीशन रहेगी जो इसके है, वो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। फर्क कितना रहेगा, वहां पर वेट ग्राम में है, यहाँ पर वॉल्यूम रहेगा ml में, मिलीलीटर में। वॉल्यूम आएगा वहाँ पर सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब लिख दिया हमने, बोल सही है। ठीक है, नोट करिए बेटा, फिर आगे का करते हैं। मास बाई वॉल्यूम परसेंट, यहीं पे अगर लिख दें तीसरा मास बाई वॉल्यूम परसेंट, मतलब वेट और वी। पहले आपका वेट बाई वेट था, ठीक है, सेकंड आपका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, थर्ड आपका वेट बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पर आपका रहेगा परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml मल्टीप्लाई 100। ये डिफरेंस है इसमें। जिस तरीके से मास बाई वॉल्यूम परसेंट निकाला है आपने परसेंटेज, उसी प्रकार वॉल्यूम बाई मास भी हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका रहेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन। छोटी छोटी सी मिस्टेक से ये सवाल इसमें गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मास बाई वॉल्यूम या वॉल्यूम बाई मास, यही सिर्फ ध्यान रखना है हम लोगों को। ठीक है,
गया बेटा? इन सब का मतलब बेटा यही है। अगर आप जैसे कि हमने ये एग्जाम्पल लिया था कि 20% वेट बाई वेट H2SO4, तो 20 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। अगर यहीं पे अगर हम करते हैं कि 20% वेट बाई वेट H2SO4, तो इसका मतलब ये होगा कि 20 ml H2SO4 present in 100 ml solution। मतलब आयतन अपॉन आयतन का मतलब कि हमारा जो सॉल्यूट रहेगा वो भी हमारा आयतन की फॉर्म में रहेगा मिलीलीटर में, और सॉल्वेंट रहेगा वो भी ml मिलीलीटर की फॉर्म में रहेगा। इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें जैसे कि अगर हम यहाँ पर लेते हैं 20, तो सॉल्यूट जो होगा वो आपका ग्राम में आ जाएगा, सॉल्वेंट आपका ml में आ जाएगा। इसमें सॉल्यूट जो है ऊपर वाला वॉल्यूम है तो ml में आ जाएगा, और सॉल्यूशन वेट है तो ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, हो गया बेटा? नेक्स्ट बेटा देखते हैं आपके नेक्स्ट जो कंसंट्रेटेड टर्म आती है स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन, सांद्रता जिसे कहते हैं। इसकी यूनिट बेटा क्या होती है? ग्राम पर लीटर होती है। तो इसके यूनिट ग्राम पर लीटर होती है। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि हमें क्या लेना है, स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन। सांद्रता ज्ञात करने को बोलता है क्वेश्चन में, तो वही है वेट और सॉल्यूट ग्राम में और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। इसमें कोई भी आपका परसेंट का चिन्ह नहीं होगा, क्योंकि यहाँ परसेंट की बात नहीं हो रही है, केवल कंसंट्रेशन की बात हो रही है, सांद्रता की बात हो रही है, या क्षमता स्ट्रेंथ की बात हो रही है। दोनों के मीनिंग एक ही है। स्ट्रेंथ नाम से पूछा जाएगा तब भी आपको यही फार्मूला लगाना है, सांद्रता नाम से पूछा जाएगा तब भी यही फार्मूला लगाना है। फर्क इतना है कि वेट आपको कितना है, ग्राम में लेना है, और वॉल्यूम लेना है आपको लीटर में लेना है। ठीक है बेटा? नेक्स्ट आता है आपका मोल फ्रैक्शन। इसको रिप्रेजेंट जैसे बताया था कि एक्स से करते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है, बताएगा? मोल फ्रैक्शन की यूनिट ये यूनिट लेस होता है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऊपर होगा, नंबर ऑफ मोल्स नीचे होगा, मोल से मोल्स कट जाएगा तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा ना, उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल। मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं, इसमें x है मान लो, यहाँ पर
सॉल्वेंट या सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की बात होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन और सॉल्यूट, ठीक है, यानी कि XB। तो नंबर ऑफ मोल्स था बेटा, नंबर ऑफ मोल्स किसके थे, सॉल्यूट के, और इधर नीचे टोटल मोल्स मतलब बिलियन की सॉल्यूशन के जो भी हों, ठीक है, जितने भी हों ये रहता है। तो भी हम इसको इसीलिए XB इक्वल टू NB अपॉन NA प्लस NB से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो XB इक्वल टू NB अपॉन NT, T मतलब टोटल। बस समझ में आना चाहिए, हाँ समझ में आना चाहिए। इसी प्रकार अगर हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो बेटा आपका फार्मूला आएगा XA इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB, या इसको नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट या नंबर ऑफ मोल्स टोटल ए कर सकते हैं, ठीक है। और जब एक चीज का हमें मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा बेटा, तो हम मोल फ्रैक्शन अगर बी का निकालेंगे, जैसे मोल फ्रैक्शन हमारा पता है एक्स बी का अगर निकल आया और हम निकालते हैं एक्स ए का, जैसे यहीं पे है, तो यहाँ पर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं 1 माइनस एक्स बी। जब एक्स बी का करेंगे तो 1 माइनस एक्स ए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है, दोनों मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होती है। एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 ये आएगा। एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। आपने मोल फ्रैक्शन के अगर सवाल किए होंगे सभी ने, तो देखा होगा वैल्यू 0 पॉइंट करके आती होगी, 1 नहीं आती होगी किसी की। जैसे प्रकार बेटा हमने मोल फ्रैक्शन बताया है, उसी प्रकार आप लोग अपनी कॉपी पे अभी लिखिए मास फ्रैक्शन का फार्मूला बना के दिखाइए सभी लोग। इसे नोट कर लो, इसके बाद में मास फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन दोनों के फार्मूले बनाओ। सबकी कॉपी में होना चाहिए। भाई अगर हमारे सवाल में, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हुए हों, अगर ठीक है मास द्रव्यमान दिया हुआ हो, तब हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, और फिर वॉल्यूम दिया हुआ हो तब कैसे निकालेंगे। जरूरी थोड़ी ना है कि नंबर ऑफ मोल्स ही दिए हुए हों। कॉपी पे नोट डाउन करिए, बताइए। पहले तो हेडिंग लिखिए, इसके बाद में जस्ट मास फ्रैक्शन या वैल्यू फ्रैक्शन दोनों में से कोई सी है। हिंदी में इसे मोल फिरवाज कहते हैं, उसे द्रव्यमान फिरवाज बोलेंगे, उसे आयतन फिरवाज बोलेंगे। सेवन नंबर का आपका कंसंट्रेटेड टर्म होगा मास फ्रैक्शन। 8 नंबर का रिप्रेजेंटेड तो वही रहेगा बेटा, एक्स
x से करते हैं तो x ही रहेगा, ठीक है। वहां पर हम किसका ले रहे हैं, बस वहां पर ये वैल्यू डिपेंड करती है। आप मास फ्रैक्शन लें या वॉल्यूम फ्रैक्शन लें, उसमें भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होंगे, विलेय और विलायक दोनों होंगे, जिस तरीके से मोल फ्रैक्शन में थे। बस आपको सिर्फ साइन चेंज करना है, इतना नहीं कर पा रहे हो आप लोग, सब पढ़ा हुआ है हम लोगों का फिर भी। वॉल्यूम का होगा, उसका मास का होगा, हाँ यही होगा। सेम है, सिर्फ आपको डिजिट चेंज करनी है, साइन चेंज करना है, और कुछ नहीं करना है, साइन चेंज करना है। यस जिस तरीके से देखो बेटा, हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एक्स बी करके निकाला। अगर हम मास फ्रैक्शन का करेंगे तो मास का मतलब जब हमारा आएगा तो ग्राम में ही बाहर तो आएगा, तो हम यहाँ पर W कर देंगे, WB और WA प्लस WB, जैसे NA प्लस NB करा। सिर्फ हमने क्या किया है, उसकी जो वैल्यू ग्राम में लेते हैं, इसकी मोल्स में, तो N से यही तो चेंज किया है, ये रहेगा। सेम x अगर b करते हैं, a करते हैं, तो आपका वेट जो होगा वो a अपॉन वेट t, या टोटल कर लो या a प्लस b कर लो। सेम आपका x b में वैल्यू का रहेगा, सॉल्यूट की वैल्यू और टोटल वैल्यू, कोई चेंज नहीं, सिर्फ आपका साइन चेंज करना है। वॉल्यूम का पूछा है तो वॉल्यूम का भी सॉल्यूट, सॉल्वेंट या टोटल, इतना करना है। साइन का साइन के साथ में फिर वो भी आ जाएगा, लीटर है ग्राम में, हाँ उसकी जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो भी तो दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके रहेगी मोलरिटी। मोलरिटी किसको आता है बताएं बेटा, ये हो गया सबका बेटा, ऊपर वाला मास का करना और नीचे वाला वॉल्यूम का, ठीक है। ये हाँ, ये मास के है दोनों और ये वॉल्यूम का, यही बता रहे थे हमने। दो है, मोलरिटी अलग है, मोलरिटी अलग है, मोलरिटी कैपिटल है, ठीक है। कैपिटल पहले पढ़ा, क्या रहेगा बेटा बताएं। मोलरिटी, इसे आप कैपिटल एम से डिफाइन करेंगे, डिनोट करेंगे। इसका क्या फार्मूला बनेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, और नीचे कितना रहेगा, मोलरिटी है तो वॉल्यूम रहेगा या वेट रहेगा, यही तो देखना है। मल्टीप्लाई होगी किसी से, इससे। मोलरिटी में देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर,
moles of solute present in 1 लीटर, मतलब 1 लीटर वॉल्यूम में, ठीक है, जितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे वो उसकी मोलरिटी होगी, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन बिलियन ऑफ द सॉल्यूशन। इज कॉल्ड मोलरिटी, और एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो इस बेस पे इसका क्या फार्मूला बनेगा बेटा बताओ? एम, नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट की बात हो रही है तो एम भी लिखेंगे, और वॉल्यूम और सॉल्यूशन किसमें? लीटर में। ठीक है, इसकी यूनिट क्या रहेगी? मोल है ऊपर तो मोल्स हो गया, नीचे आयतन है लीटर में तो नीचे मोल्स पर लीटर, और इसकी जगह पे हम मोलर भी यूज करते हैं। तभी तो आपका जो सवाल होता है तो जैसे मान लो 1 आया तो 1 एम लिखा हुआ होता है क्योंकि मोलर को दर्शाता है, ठीक है। या तो आप मोल प्रति लीटर बोलोगे या मोलर कहोगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखो बेटा, अगर हमारा इफ वॉल्यूम अगर आपका एमएल में हो देन मोलरिटी में क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में है, ऊपर लीटर में था, नीचे एमएल में है, तब क्या रहेगा? डिवाइड करते हैं 1000 से, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1000। अगर आपका सवाल में वॉल्यूम लीटर में ना देके मिलीलीटर में दिया हुआ होगा तो डायरेक्ट मोलरिटी का फार्मूला आप ये वाला लगाएंगे, ठीक है। हाँ, मतलब मिलीलीटर में लगा हुआ हो क्योंकि चेंज कर दिया है, लीटर को मिलीलीटर में बदल दिया गया है। अगर आपका इफ, ठीक है, वेट दिया हुआ हो सॉल्वेंट का या सॉल्यूट का ग्राम में, ठीक है, अगर सॉल्यूट का वेट ग्राम में दिया हुआ हो, ठीक है, और एमएल में वॉल्यूम वॉल्यूम जो है वो एमएल में दिया हुआ हो, तब आपकी मोलरिटी का फार्मूला क्या लगेगा? WB मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। एक 1000 और यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा आपका एमएल। ठीक है, ये 3 फार्मूले आपके मोलरिटी के बनते हैं अलग अलग कंडीशन पर। अगर आपका केवल वॉल्यूम एमएल में दिया हुआ हो, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स भी दिए हुए हो, तब आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। जब आपके सवाल में वेट मतलब ग्राम में दिया हुआ हो, ठीक है, और वॉल्यूम भी एमएल में दिया हुआ हो मिलीलीटर में, तब आप ये वाला नेक्स्ट रहेगा मोलरिटी।
टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जिसमें वॉल्यूम होगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, जिसमें वॉल्यूम नहीं है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। जैसे मास परसेंटेज वेट बाई वेट था वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था, लेकिन मास परसेंट वेट बाई वॉल्यूम था वो टेम्परेचर डिपेंडेंट था। तो बीच में क्या आ गया, आयतन आ गया। क्योंकि जो भी हम ये केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में क्या होता है कि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम ये तीन वैल्यू होती है, ठीक है। जब आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट कोई भी चीज रहेगी तो वॉल्यूम जो है प्रेशर पर डिपेंड ऑटोमेटिक हो जाएगा, जो आपने बायोलॉजी लॉ पढ़ा था कि अगर प्रेशर आएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, ऐसी अलग अलग कंडीशंस थी। ये हो गया बेटा। नेक्स्ट आपका मोलरिटी, मोलरता बोलते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, इसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। छूट गया, साइन कर दिया आप लोग। स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें देखो बेटा, यहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। तो यहाँ पर रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम। इसमें 1 लीटर था और मोलरिटी में 1 किलोग्राम आ जाएगा, ठीक है। Of the solution is also known as called molarity. इसका भी फार्मूला आपका क्या होगा, M equal to ये रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और वेट ऑफ सॉल्यूशन किलोग्राम। वहां क्या था, वेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में था। ये डिफरेंस है मोलरिटी और मोलरिटी, ठीक है। फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, NV ऑन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम। सेम कंडीशन, जब आपका मास ग्राम में होगा, यदि मास ग्राम में है, देन तब आपको ये फार्मूला लगाना है, मास और सॉल्यूट भी ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है, और सॉल्यूशन का वेट भी आपका ग्राम में दिया हुआ है। तब आप मोलरिटी का फार्मूला लगाएंगे,
इसे तो नोट करिए। कोई इसे नोट कर लीजिए। कल जो है इन सबके बेस पे आपके सवाल करवाएंगे, ठीक है। अभी इसके आगे भी वैल्यू है ppm ppv, फिर इसमें हेनरीज लगाएगा, राल्ट्स का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर से संबंधित ग्राफ भी होंगे, ठीक है। बेटा सब बोले ठीक है, घर पे